जय साथी नमस्कार, मैं प्रभात रोशन आपका स्वागत करता हूं। एग्जाम रूल्स में दोस्तों हम पढ़ रहे थे टेम्परेचर, तापमान। तापमान में पिछले वीडियो में हमने 10 क्वेश्चन से ज्यादा लिखा, तो 10 ही था लेकिन उससे ज्यादा हमने कंप्लीट किया था और उसमें ऐड करोगे तब। लेकिन हमने आज उसका सेकेंड पार्ट देखेंगे। उसका क्या है, सेकेंड पार्ट देखेंगे। इसमें कई सारे ऐसे क्वेश्चन है जो एग्जामों में आए भी हैं, लेकिन वहां से हमने कॉपी नहीं किया है। एक भी क्वेश्चन वहां से कॉपी नहीं है, ये सब नए क्वेश्चन है। ठीक है, कहते हैं ना, अभी तो इस बाज की असली उड़ान बाकी है। अभी तो इस बाज की असली उड़ान बाकी है। अभी तो इस परिंदे की इम्तिहान बाकी है। अभी तो इस बाज की असली उड़ान बाकी है। अभी तो इस परिंदे की असली इम्तिहान बाकी है। अभी अभी तो लांघा है समुंदर को। अभी अभी तो लांघा है समुंदर को। अभी तो पूरा आसमान बाकी है। अभी तो पूरा आसमान बाकी है। स्टार्ट करते हैं हम आज भी 10 क्वेश्चन, लेकिन बस 10 ही क्वेश्चन नहीं है। अगर देखोगे तो हम देखते हैं पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं भाई। तो यदि किसी स्थान पर वायुमंडल में ऊंचाई के साथ ताप में वृद्धि को, यदि किसी स्थान पर वायुमंडल में ऊंचाई के साथ ताप में वृद्धि हो तो उसे हम क्या कहते हैं? 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 उसे हम कहते हैं तापमान प्रतिलोमन। क्या कहते हैं? तापमान प्रतिलोमन। इन सब चीजों को थ्योरी में हमने पढ़ा है, बस क्वेश्चन ही करेंगे। यहाँ पर थोड़ी थोड़ी चीजों को समझ लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है सॉरी, तापीय प्रतिलोमन के प्रकार व उनके नाम। भाई यह कितने प्रकार का होता है? वैसे देखोगे तो ये कितने 4 प्रकार का होता है। ठीक है, ये कितने प्रकार का होता है? ये 4 प्रकार का होता है। वो कौन कौन सा प्रकार है? पहला है धरातलीय व उच्च वायुमंडलीय प्रतिलोमन। धरातलीय व उच्च वायुमंडलीय प्रतिलोमन। पहला है धरातलीय व उच्च वायुमंडलीय प्रतिलोमन। ठीक है, प्रतिलोमन। ठीक है, लेकिन इसको किस हिसाब से नापा जाता है? इसको ऊंचाई के आधार पर मापा जाता है। इसको, इन दोनों को ऊंचाई के हिसाब से देखेंगे। धरातलीय, अब अगर ऊंचाई के हिसाब से देखोगे तो ये दोनों फिर से बढ़ जाते हैं। एक बढ़ता है धरातलीय प्रतिलोमन के हिसाब से बढ़ जाता है पहला। दूसरा बढ़ जाता है वायुमंडलीय प्रतिलोमन के सेकंड पर बढ़ जाता है। और इसमें दूसरा जो है संपर्कीय प्रतिलोमन या गतिकीय प्रतिलोमन भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? संपर्कीय प्रतिलोमन, या फिर इसको कह सकते हो गतिकीय प्रतिलोमन भी कह सकते हो। गतिकीय प्रतिलोमन। और इसमें तीसरा जो है लंबवत प्रतिलोमन। तीसरा क्या होता है? लंबवत प्रतिलोमन होता है। तीसरा लंबवत प्रतिलोमन। और चौथा होता है यांत्रिक प्रतिलोमन। क्या होता है? यांत्रिक प्रतिलोमन होता है। सॉरी, यांत्रिक प्रतिलोमन होता है। ठीक है, तापीय प्रतिलोमन के प्रकार व उनके नाम। ये 4 प्रकार का होता है। ऊंचाई के आधार पर अगर देखोगे तो ये 5 हो जाएगा। ऊंचाई के आधार पर देखोगे तो 5 हो जाएगा, क्योंकि ऊंचाई को सिंगल गिनोगे तो 4 होगा और इसी 2 को देखोगे तो 5 हो जाएगा। ऊंचाई में 2 प्रकार का होता है भाई। एक ऊंचाई में 2 होती है, नीचे की तरफ होती है, ऊपर की तरफ होती है। जो ऊपर की तरफ होती है उसे वायुमंडलीय प्रतिलोमन कह सकते हैं, और जो नीचे की तरफ होती है उसे हम धरातलीय प्रतिलोमन कह सकते हैं। और जो इसमें सेकंड पार्ट है, इसका दूसरा नंबर पर है, जिसे हम संपर्कीय या गतिकीय प्रतिलोमन के नाम से जानते हैं। और तीसरा जो है भाई, इसमें लंबवत प्रतिलोमन होता है। और चौथा होता है अपना यांत्रिक प्रतिलोमन होता है चौथा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बात किया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगला क्वेश्चन क्या है अपना? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एडियाबेटिक परिवर्तन के प्रकार। एडियाबेटिक परिवर्तन के प्रकार वो उनके नाम पूछ रहा है ना, उनका नाम पूछ रहा है ना। एडियाबेटिक जो है ये 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? यह 2 प्रकार का होता है। ठीक है, अब 2 प्रकार का होता है तो इसमें भी अलग अलग होता है ना।
इसमें भी तो अलग अलग होता है, एक शुष्क होता है, एक आर्द्र होता है, एक शुष्क होता है, एक आर्द्र होता है, एक आर्द्र होता है, एक शुष्क होता है। शुष्क शुष्क पहला जो होता है शुष्क, शुष्क एडियाबेटिक, एडियाबेटिक, शुष्क एडियाबेटिक परिवर्तन, एडियाबेटिक परिवर्तन, एडियाबेटिक परिवर्तन, ठीक है। एडियाबेटिक परिवर्तन ये कितना होता है भाई, ये 1000 मीटर की ऊंचाई पर जाओगे ना तो इसमें 10 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान में, 10 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान में परिवर्तन आएगा, 10 डिग्री तापमान में परिवर्तन आएगा। वहीं अगर आर्द्र एडियाबेटिक परिवर्तन दर देखोगे, आर्द्र एडियाबेटिक परिवर्तन दर देखोगे, यानी दूसरा नंबर पर जो है आर्द्र एडियाबेटिक बेटिक परिवर्तन जो होता है वो होता है 1000 मीटर की ऊंचाई पर जाओगे तो 6 डिग्री सेंटीग्रेड में परिवर्तन होगा। आर्द्र एडियाबेटिक में 1000 मीटर पे जाओगे तो 6 डिग्री सेंटीग्रेड के तापमान में परिवर्तन होगा। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, चौथा नंबर क्वेश्चन कह रहा है धरातल के विभिन्न भागों का एल्बिडो प्रतिशत, विभिन्न भागों भाई कह रहा है तो इसमें अलग अलग होता है, ऊंचाई के आधार पर अलग देखोगे, धरातल के आधार पर अलग देखोगे। अगर कहीं क्या कहते हैं कि अगर कहीं पर बर्फ है तो उसके आधार पर देखोगे, हिमत छादी में उसके आधार पर देखोगे, सॉरी देखेंगे। तो देखो पहले हम देखते हैं धरातल के आधार पर बोला है, तो धरातल के आधार पर बोला है सबसे पहले हम देखते हैं हिम के क्षेत्र पर, हिम पर किस पे, हिम का या हिमानी का जो एल्बिडो होता है वो कितना होता है, वह होता है 70 से 90%। कितना होता है 70 से 90%। कितना होता है 70 से 90% हिम या हिमानी का एल्बिडो होता है। और गहरे बादल का देखोगे, गहरे बादल का एल्बिडो जो देखोगे, गहरे बादल का एल्बिडो अगर देखोगे तो 70 से 80% होता है, 70 से 80% होता है, 70 से 80% होता है। गहरे बादल का एल्बिडो 70 से 80% होता है। वही हल्के बादल का देखोगे, हल्के बादल का तो 25 से 80% होता है। हल्के बादल का, किसका, हल्के बादल का 25 से 80% के बीच में होता है, ठीक है। वहीं अब चौथा नंबर पे अपना आएगा, जिसे हम कहते हैं रेत, बालू, ठीक है। 20 से 30% पाया जाता है इसका एल्बिडो, बालू या रेत या बालू, इसका एल्बिडो 20 से 30% पाया जाता है इसमें एल्बिडो। वहीं 5वें नंबर पर आता है, जिसे हम घास कहते हैं, 14 से 17% होता है, लेकिन नहीं लिखेंगे इसको। 5वें नंबर पर आता है जिसे हम कहते हैं घास का एल्बिडो, ये होता है 14 से 37%। कितना होता है 14 से 37% इसका एल्बिडो होता है। किस पे, धरातल पर कितना होता है घास का एल्बिडो, धरातल पर घास का एल्बिडो कितना होता है, धरातल पर घास का एल्बिडो 14 से 37% होता है। वहीं हम काली मिट्टी की बात करते हैं, उसका प्रतिशत, उसका एल्बिडो कितना होता है, काली मिट्टी का एल्बिडो कितना होता है, काली मिट्टी का, ठीक है, काली मिट्टी का एल्बिडो कितना होता है, 4 से 8%। कितना होता है 4 से 8% होता है, 4 से 8% होता है, 4 से 8% होता है, ठीक है। अब देखो आर्द्र भूमि का जो होता है एल्बिडो, आर्द्र भूमि का एल्बिडो होता है 10%, 10%। आर्द्र भूमि का एल्बिडो होता है 10%, आर्द्र भूमि का एल्बिडो होता है 10%। वहीं शुष्क भूमि का देखेंगे तो 15 से 35% होता है। कितना, शुष्क भूमि का, जो शुष्क भूमि होता है, शुष्क भूमि जो होता है इसका अगर एल्बिडो देखेंगे तो इसका एल्बिडो देखेंगे कितना होता है, इसका एल्बिडो होता है 15 से 25%।
इसका एल्बिडो कितना होता है? 15 से 25% होता है। 15 से 25% इसका एल्बिडो होता है। किसका? शुष्क भूमि का। एक क्वेश्चन आए हुए हैं, पूछता है कि धरातल पर काली मिट्टी का एल्बिडो कितना है। पूछता है धरातल पर काली मिट्टी का एल्बिडो कितना है। काली मिट्टी का एल्बिडो कितना है? काली मिट्टी का एल्बिडो कितना है? तो 8 से 14% है। सॉरी, एक गलती लिख गया था, 8 से 14% तो इसका होता है 8% नहीं होता, 4 से 8% नहीं होता है, ये होता है 8 से 14% होता है इसका एल्बिडो धरातल पर। यानी धरातल पर होता है 8 से 14% काली मिट्टी का एल्बिडो। शुष्क भूमि का एल्बिडो 15 से 25% होता है। शुष्क भूमि का एल्बिडो 15 से 25% होता है। अगर पूछेगा वन का होता है 5 से 10% होता है। कितना? वन का एल्बिडो 5 से 10%। कितना होता है? 5 से 10% इसका एल्बिडो होता है। इसका एल्बिडो 5 से 10% होता है। अगर जल का पूछ लेगा 3 से 5%। जल का पूछ लेगा एल्बिडो तो होता है धरातल पर 3 से 5% इसका एल्बिडो होता है। किसका? जल का। ठीक है, अब इसको थोड़ा फिर से रिविजन करते हैं। धरातल के विभिन्न भागों का एल्बिडो पूछा था, हमने बताया हिम या हिमानी का 70 से 80% होता है। 70 से 80% होता है एल्बिडो। वहीं अगर देखेंगे गहरे बादल का 70 से 80% होता है और हिमाच्छादित का 70 से 90% होता है। और हल्के बादल का देखेंगे 25 से 80% होता है। हल्के बादल का 25 से 80% होता है। रेत का या बालू का देखेंगे तो होता है 20 से 30% एल्बिडो होता है। वहीं अगर घास का देखते हैं 17 से 37% होता है। काली मिट्टी का देखेंगे जिससे हम रेगुन भी कहते हैं 8 से 14% होता है। और आर्द्र भूमि का देखेंगे तो 10% होता है। वहीं अगर शुष्क भूमि का देखेंगे तो 15 से 25% होता है। अगर वन का देखेंगे तो 5 से 10% होता है। और जल का देखेंगे तो 3 से 5% होता है। 3 से 5% होता है। आशा करते हैं कि भाई लिख ली होगे, आशा करते हैं कि इसे तुम नोट कर लिए होगे। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है सर्वाधिक एल्बिडो किस ग्रह का है? सर्वाधिक एल्बिडो किस ग्रह का है? सर्वाधिक एल्बिडो किस ग्रह का है? किस ग्रह का है? सर्वाधिक एल्बिडो किस ग्रह का है? सर्वाधिक एल्बिडो किस ग्रह का है? वह है शुक्र ग्रह। कौन है? वह है शुक्र ग्रह है, जिसका एल्बिडो 70% है। एल्बिडो कितना है शुक्र ग्रह का? शुक्र ग्रह का कितना एल्बिडो है? 70% है भाई, 70% है। सबसे ज्यादा एल्बिडो शुक्र ग्रह का ही है। सबसे ज्यादा एल्बिडो शुक्र ग्रह का ही है भाई। सबसे ज्यादा गर्म पास में तो है, कितना दूर है उससे, सूर्य से, इसलिए इसका कितना है? 70% है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है धरातल पर समान तापमान प्रदर्शित करने वाले रेखा को हम क्या कहते हैं? जो समान धरातल पर जो समान तापमान प्रदर्शित करता है उस रेखा को हम क्या कहते हैं? उस रेखा को हम क्या कहते हैं? धरातल पर समान क्या है? धरातल पर समान तापमान प्रदर्शित करने वाली रेखा को हम क्या कहते हैं? समताप या समताप रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? समताप रेखा कहते हैं। जो समान रूप से तापमान प्रदर्शित करे, जो समान रूप से तापमान प्रदर्शित करे उसे हम क्या कहते हैं? समताप रेखा कहते हैं। बाबू क्या कहते हैं? समताप रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? समताप रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? समताप रेखा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है समताप रेखाएं अक्षांशों के सहारे किस दिशा में चलती है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये आ सकता है, कहीं भी आ सकता है, किसी भी एग्जाम में। क्या कितना अच्छा लग रहा है देखो। समताप रेखा या समताप रेखाएं अक्षांशों के सहारे चलती तो हैं, लेकिन किस डायरेक्शन में चलती हैं, ये पूछा हुआ है। ये चलती हैं भाई, किस डायरेक्शन में चलती हैं? ये चलती हैं पश्चिम से पूर्व की तरफ। किधर चलती हैं? पश्चिम से पूर्व की तरफ चलती हैं। वही 8वां नंबर क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तरी गोलार्ध में समताप रेखाएं पास पास व टेढ़ी मेढ़ी क्यों होती हैं? उत्तरी गोलार्ध में समताप रेखाएं पास पास और टेढ़ी मेढ़ी क्यों होती हैं? भाई टेढ़ी मेढ़ी तो होंगी ही ना, टेढ़ी मेढ़ी तो होंगी ना। क्यों होंगी? होने का कारण यह है कि उत्तरी गोलार्ध में जो अपना धरातल है, यानी कि जो महाद्वीप हैं, उनका विस्तार सबसे अधिक है। उनका विस्तार क्या है? सबसे अधिक है। उनका विस्तार क्या है? सबसे अधिक है। या उच्चावच विविधता ज्यादा पाया जाता है, या उच्चावच विविधता ज्यादा पाया जाता है। तो इसलिए उत्तरी गोलार्ध में समताप रेखाएं पास पास और टेढ़ी मेढ़ी होती है। ठीक है, क्यों? क्योंकि उत्तरी गोलार्ध में जो है धरातल का विस्तार या उच्चावच का विस्तार
अच्छा खासा ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, अच्छा खासा क्या लगभग 80% से ज्यादा ही है। अब नेक्स्ट देखते हैं, दक्षिणी गोलार्ध में समताप रेखाएं सीधी होती हैं और दूर दूर होती है। सीधी होती है पर दूर दूर होती है, इसका भी तो रीजन होगा, इसका भी तो रीजन होगा। इसका रीजन यह है कि महासागरों का विस्तार दक्षिणी गोलार्ध में सबसे अधिक है। दक्षिणी गोलार्ध में सबसे अधिक है, महासागरों का विस्तार सबसे अधिक होने की वजह से वहां पर समताप रेखाएं सीधी व दूर दूर होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमाच्छादित भागों में धरातली विकिरण या प्रतिलोमन अधिक क्यों पाया जाता है? हिमाच्छादित हिमाच्छादित क्या कह रहा है, हिमाच्छादित भागों में धरातली या विकिरण प्रतिलोमन अधिक अधिक क्यों पाया जाता है? भाई जाड़े की लंबी रात होने की वजह से धरातल पर या धरातलीय या विकिरण प्रतिलोमन अधिक पाया जाता है। जाड़े की लंबी रात होने की वजह से धरातलीय प्रतिलोमन और विकिरण प्रतिलोमन अधिक पाया जाता है। ठीक है, धरातली और विकिरण प्रतिलोमन अधिक पाया जाता है। आज हुआ तापमान टेम्परेचर का समापन, आज हुआ तापमान और टेम्परेचर का समापन। कैसा लगा भाई वीडियो, कमेंट करके बता दो। कमेंट तो करते नहीं हो, शर्म तो आती नहीं होगी शायद। ठीक है, तो कमेंट भी करके बता दिया करो, थोड़ा शेयर भी कर देना, लाइक करके सब्सक्राइब भी कर देना। ठीक है, और अगर अच्छा ज्यादा लग गया हो तो भाई फेसबुक पर भी शेयर कर देना, इंस्टाग्राम पर भी शेयर कर देना। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और थोड़ा सा मेरे चेहरे को पढ़कर सोचते हो, मेरे चेहरे को पढ़कर सोचते हो कि मुझे पहचानते हो। मेरे चेहरे पे लिखा थोड़ी ना है मैं कौन हूँ। मेरे चेहरे को पढ़कर मेरे चेहरे को देखकर या पढ़कर सोचते हो कि मुझे पहचानते हो। लगता है लहरों को छूकर समझते हो कि समंदर को जानते हो। लगता है लहरों को छूकर समझते हो कि समंदर को जान गए हो। जाओ उतर कर तब न पता चलेगा समंदर में क्या है। ठीक है, कैसा लगा वीडियो बता देना भाई। और फिर मिलेंगे अगले नेक्स्ट चैप्टर में। अच्छा लगेगा, वो भी बेस्ट है, अच्छा है। 10 क्वेश्चन ला रहे हैं, लेकिन 10 ही क्वेश्चन नहीं है भाई, उसमें देख भी तो लो क्वेश्चन बनाने का तरीका, उसमें और भी क्वेश्चन है। ठीक है ना, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, लव यू इंडिया।